नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आई एम होल्डिंग 20 क्वांटिटी ऑफ HDFC AMC ऑन 2100 लेवल, एट विच लेवल आई कैन एक्यूमुलेट मोर। तो देखिए, अच्छे प्राइस पर लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड तो कीजिए। अगर आप और खरीदना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि अगर आपको करेक्शन देखने को मिले तो खरीदने के बारे में सोचिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। दो ब्रेकआउट देखने को मिले एक्चुअली। 2800 के आसपास इसका रेजिस्टेंस था जब मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तो जब बाउंस बैक दिखाया था तब यही लेवल रेजिस्टेंस था। तो इसके जब ऊपर गया, ब्रेकआउट दिखाया, तब हमने आपको सजेस्ट किया था। और 3000 का इसका दूसरा एक रेजिस्टेंस था, वो भी टूट चुका है। अब इसका नेक्स्ट टारगेट 3300 के आसपास का है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज्यादा अनफेवरेबल हो चुका है। तो अगर आपको करेक्शन देखने को मिले, अगर आपको ये 2900 800 के आसपास मिल जाता है तो वापस आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाइंग लेवल्स ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड्स, केमकॉन, इन्फोसिस, HCL, रिलायंस, TCS, ICICI बैंक, HDFC AMC, वोडाफोन। तो HDFC AMC के बारे में बात कर ली। वोडाफोन के बारे में बात करें तो अगर आपको इसमें निवेश करना है तो इतना निवेश कीजिए कि अगर पैसा डूब जाए तो प्रॉब्लम ना हो। और ये जो भी पेनी स्टॉक्स होते हैं वहां पर लेवल्स आपको नहीं ढूंढने चाहिए एक्चुअली। वहां पर आपको ऐसा लगता है कि कंपनी में टर्न अराउंड हो सकता है तो बस डाल दीजिए और भूल जाइए। प्राइस देखने की जरूरत पेनी स्टॉक्स में मुझे पर्सनली दिखाई नहीं देती है। ICICI बैंक में आर या पार वाली सिचुएशन बनी हुई है, तो वहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। 550 का इसका पुराना ऑल टाइम हाई वो टूटता है तो आप यहां पर ब्रेकआउट की सिचुएशन में टेक्निकल बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। TCS के कल रिजल्ट्स आए हैं, उसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको वीडियो बना दिया है, तो आप वहां पर देख सकते हैं कौन से लेवल्स में हमने आपको सजेस्ट किए हैं। रिलायंस के बारे में बात करें तो 1900 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 1900 और 1850 ये लेवल पर इसने काफ़ी बार अच्छा सपोर्ट दिखाया है। तो थोड़ा सा एक्यूमुलेशन करना चाहें तो करंट मार्केट प्राइस पे कर सकते हैं। ये लेवल टूटता है तो 1800 के नीचे यानी कि 1750 के आसपास स्टॉक हमें दिखाई दे सकता है। HCL टेक के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी फिलहाल ब्रेकआउट की सिचुएशन देखने को मिल रही है, टेक्निकल बाय हो सकता है। इन्फोसिस में भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। हैप्पीएस्ट माइंड्स में करंट मार्केट प्राइस पे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। और केमकॉन के बारे में बात करें तो ये भी हमें फिलहाल नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपको स्टॉक 430 के आसपास नजर आता है, 430 440, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं। सर काइंडली प्रोवाइड बाइंग लेवल फॉर पिडिलाइट एशियन पेंट्स। तो पिडिलाइट के बारे में बात करें तो देखिए फिलहाल तो काफ़ी भाग चुका है। जितने भी हमने लेवल्स दिए थे सब के लेवल तोड़कर ही हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो करंटली तो वेट करना मुझे ज़्यादा सेंसिबल दिखाई दे रहा है। और सेम एशियन पेंट्स में भी है। एशियन पेंट्स में तो एक्चुअली मैं सिर्फ एक ही बार सजेस्ट कर पाया 1500 का लेवल, उसके बाद तो मैं इसमें सजेस्ट भी नहीं कर पाया। जब इसने ब्रेकआउट दिया था, ऑफकोर्स इसका पुराना ऑल टाइम आया था 1900 का, वो जब टूटा था तब हमने सजेस्ट किया, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ डिप देखने को नहीं मिला सिग्निफिकेंट, इसलिए हम आपको सजेस्ट भी नहीं कर पाए हैं। शुड आई इन्वेस्ट इन डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब कई लोगों को ऐसा होता है कि वो स्टॉक्स में इंडिविजुअली होल्ड करने का माइंडसेट ही नहीं रख पाते। म्यूचुअल फंड में क्या है, आपको डिसेंट रिटर्न्स मिल जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स आपको कोई बहुत ही ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर नहीं दे सकता, और ये एक फैक्ट है जिसे जल्दी से जल्दी आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, क्योंकि उसमें कितनी सारी कंपनीज होती है, उसमें से कुछ परफॉर्म करती है, कुछ नहीं करती, कुछ एवरेज करती है, एक्सपेंस रेशियो होता है। तो लॉन्ग टर्म में भी आपके रिटर्न्स जो है अच्छे ही आएंगे, बैंक FD से तो अच्छे ही आएंगे, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल अच्छे स्टॉक्स में ध्यान रख के इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। लेकिन उसमें पेशेंस का, ग्रीड एंड फियर, इमोशंस को बहुत ही संभालने की जरूरत होती है। अब मार्केट इतनी ऊपर चल रही है फिर भी लोग यही पूछ रहे हैं कि स्टॉक का बाइंग लेवल आप मुझे बताइए, लेकिन ये नहीं जब मार्केट गिर रहा था, जब हम आपको सजेस्ट कर रहे थे तब ये भी कह रहे थे कि मार्केट अभी और गिरने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन होती रहती है, इसीलिए आपके माइंड सेट पर डिपेंड करता है, क्या आप डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करने के लिए तैयार हैं, क्या आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा म्यूचुअल फंड से कई ज़्यादा बेहतर मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। ऑल्सो हाउ इज स्मॉल केस डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स में एक प्रोफेशनल मैनेजर होता है, स्मॉल केस में ऐसा नहीं होता है। कुछ रेडीमेड भी आते हैं, वहां पर ऑफकोर्स किसी प्रोफेशनल मैनेजर ने उसे बनाकर दिया है। और अगर बात करें म्यूचुअल फंड के बारे में, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वो खुद उनकी तरफ से बनकर आते हैं स्मॉल केस, और आप खुद अपनी तरफ से भी स्मॉल केस बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जो फंड होता है जिसमें सपोज 40 स्टॉक हैं तो वो सिलेक्ट कोई और करता है, लेकिन स्मॉल केस में आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स में आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन स्मॉल केस में आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। स्मॉल केस एक एक्चुअली स्टॉक्स ही हो गया, लेकिन एक केस में एक साथ आप खरीद रहे हैं, ऐसा हो गया। सपोज आप मार्केट में स्टॉक खरीदे हैं, सपोज TCS का आपने
खरीदा, 3,000 पे एक स्टॉक खरीद लिया, तो आप उसमें सपोज ज़ेरोधा में चल रहे हैं तो वहाँ से आपने खरीदा। लेकिन स्मॉल केस की अगर बात करें तो स्मॉल केस ऐप में जाकर आपने आईटी सेक्टर का 3-4 स्टॉक्स का, HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, TCS का आपने केस बनाया है, उसे आप पूरा का पूरा एक केस खरीद लेते हैं, ऐसी सिचुएशन है। बाकी ऑलमोस्ट सेम हमें दिखाई देता है। सर प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन एशियन पेंट्स एंड टाइटन कंपनी। एशियन पेंट्स के बारे में, होल्डिंग दिस टू फ्रॉम लो लेवल एंड प्राइसेस आल्सो वे अबव फ्रॉम 200 डेज EMA विदाउट वॉल्यूम सपोर्ट, शुड आई सेल एंड री एंटर एट लोअर लेवल्स। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एशियन पेंट्स बहुत भाग चुका है, करेक्शन आ सकता है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज़ कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। मार्केट लीडर स्टॉक है, 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है, ऐसे स्टॉक्स बहुत ही कम होते हैं, तो आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। टाइटन के भी मेरी यही राय रहेगी, इसमें भी आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू होल्डिंग करें तो अच्छा रहेगा, स्टॉक काफ़ी अच्छा है। गोल्ड बिजनेस, ऑर्गेनाइज्ड गोल्ड में काफ़ी अच्छा है, ज्वेलरी बिजनेस अच्छा करता है। साथ ही साथ इसके जो दूसरे प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर हम कह सकते हैं कि टाइटन आईवेयर हो गया, टाइटन के वॉच हो गए, ये सब भी बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए दोनों ही अच्छे शेयर्स हैं। आपका क्या व्यू है वो इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म के लिए है तो कंटिन्यू कीजिए, शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए है तो निकल कर प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, वही बेहतर रहेगा। दिस इज 4th टाइम आई सेंड माई क्वेरी। भाई रह जाता है कई बार। ग्रेफाइट इंडिया 65 शेयर 637 पर लिया है। मेरा मानना है 380 का लेवल अगर डिसाइसिवली टूटता है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए टेक्निकली बुलिश हो जाएगा, सारे मूविंग एवरेज तोड़ देगा, चाहे वो डेली हो, वीकली हो या मंथली हो। तो अगर 380 का लेवल टूटता हुआ नजर आता है डिसाइसिवली विथ वॉल्यूम्स, तो आप इसमें कंटिन्यू होल्डिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। इन्फोसिस Q3 रिजल्ट प्रेडिक्शन, तो TCS के अच्छा है तो इन्फोसिस के भी अच्छे आ सकते हैं, ऐसा प्रेडिक्शन हम लगा सकते हैं। इन्फोसिस के अभी तो पूरा IT सेक्टर ही अच्छा ही आने वाला है, चाहे वो स्मॉल कैप हो या फिर लार्ज कैप हो, सबसे बड़ी कंपनी हो या सबसे छोटी कंपनी, चांसेस हैं कि ज़्यादातर कंपनीज IT सेक्टर के अच्छा ही परफॉर्म करने वाली है। वेयर एंड हाउ टू इन्वेस्ट व्हेन मार्केट इज गोइंग अप ऑन डेली बेसिस, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि मार्केट में कैसे निवेश करें। मार्केट रोज ऊपर ही जाती जा रही है, जबकि अभी तो न्यूज़ भी आ रही है करंटली, मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ी सी ज़्यादा ही ओवर बुलिश हो चुकी है, दूसरे जितने भी नेगेटिव इंपैक्ट हैं उसे एकदम निगलेक्ट करती जा रही है। आपको पता होगा यूएस में फिलहाल क्या चल रहा है, यूएस में हमें थोड़ा सा दंगा फसाद होता हुआ नजर आता है, सिचुएशन थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है मार्केट और लगातार ऊपर जा रही है, नए पर नए हाइज हमें लगते हुए नजर आते हैं। उसका रीजन है क्योंकि जो नए प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने भी लिक्विडिटी को कम नहीं किया है, बल्कि लिक्विडिटी बढ़ाने की ही बातें चल रही है, और भी लिक्विडिटी देंगे और भी स्टिमुलस चेक देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में तो ऑफकोर्स यहाँ पर अगर पैसा पब्लिक के पास आएगा, और यूएस में तो एक्चुअली हमारे यहाँ से कंपेरेटिवली कई ज़्यादा पब्लिक मार्केट में निवेश करती है, तो इसीलिए मार्केट हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। बाहर की मार्केट जा रही है तो यहाँ पर भी सेम ऐसा स्टिमुलस हमें बनता हुआ नजर आता है, सेम सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आता है। तो मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन मेरा मानना है करंटली तो थोड़ा सा संभल जाना चाहिए, और जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो आपको हमेशा थोड़ा बहुत डिप देखने को मिल ही जाता है। 3% का डिप हमें फिलहाल भी देखने को मिला था निफ्टी में। निफ्टी हमें एक आध महीने में एक बार अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाती हुई नजर आती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप वहां पर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। मार्केट रिलेटेड लोगों में कई सवाल हैं, तो उन सब सवालों को जवाब देने की मैं इसी क्वेश्चन को रिलेटेड जवाब देने की कोशिश करने वाला हूं। मेरा मानना है निफ्टी की बात करें या फिर ओवरऑल अभी मार्केट सेंसेक्स या फिर पूरा जितने भी स्टॉक्स हैं उसके बारे में बात करें, तो बजट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बजट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उसे हाइप किया जा रहा है। आपने कुछ स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री के, तो वो भी हमें दिखा रहे हैं कि बजट बहुत ही शानदार होने वाला है इस टाइम का। लेकिन हमारी एक कंट्री जो है इंडिया, वो कोई कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है। यूएस का फोकस क्या होता है, इकोनॉमी पर होता है। अगर आप ट्रंप को भी देखेंगे तो जब कोरोना भी था तो उन्होंने लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बिजनेस खराब हो सकते थे, तो उनका जो फोकस है हमेशा बिजनेस पर आए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में हमेशा लोगों पर फोकस किया जाता है, गरीब लोगों पर या फिर जो भी मिडिल क्लास पब्लिक है उन पर फोकस किया जाता है, लोगों को ऊपर लाने की कोशिश की जाती है, बिजनेस को कभी भी ज़्यादा हेल्प नहीं किया जाता। तो ऐसी सिचुएशन में बजट बहुत ही जोरदार आएगा। ये शब्द अगर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए रह गए और बिजनेस के लिए नहीं रहे तो बिजनेस इससे बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है, नेगेटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आ सकता है, और इसके कारण हमें मार्केट में क्रैक देखने को मिल सकता है। और जनरली अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब भी बजट आता है तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं चल पाता, क्योंकि मार्केट तो ये एक्सपेक्ट करती है कि बिजनेस वर्ल्ड के लिए अच्छा करो, और हमारी जो कंट्री है पब्लिक के लिए चलती रहती नजर आती है, डेमोक्रेसी है तो पब्लिक के लिए ज़्यादा हमें यहाँ पर देखा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट में ज़्यादातर क्रैक देखने को मिल जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अभी फिलहाल तो आपको बहुत ज़्यादा निवेश नहीं करना चाहिए, ज़्यादा समय भी नहीं बाकी है अभी
बजट को, तो फिलहाल थोड़ा सा वेट करके रखिए और अपने जितने भी शॉर्ट टर्म के पोजीशंस है, ये अभी ये सबको मैं कह रहा हूँ, जितने भी आपने शॉर्ट टर्म के पोजीशन बनाकर रखे हैं, पोजिशनल ट्रेड के पोजीशन बनाकर रखे हैं, टाइम टू टाइम उसमें से प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। जो भी आपका टारगेट आता है ज़्यादा लालच मत रखिएगा, टाइम टू टाइम वहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और आपको कैश रेडी रखना चाहिए। कैश कहने के 20-25-30% का कैश रहेगा तो बहुत हो जाएगा। अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को बेचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बुल रन बना हुआ है, भले ही वो टेक्निकली हो, फंडामेंटली ना हो फिलहाल तो फिर भी आपको बने रहना चाहिए। जब तक कोई टेक्निकली बियरिश संकेत हमें नहीं दिखाई देता तब तक निकलने का कोई मतलब नहीं बनता है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, लेकिन अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, जो भी आपका पोजिशनल ट्रेड है, स्विंग ट्रेड है, उसे टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। हाउ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इफ़ वी वांट टू स्टार्ट, हाउ मच कैपिटल ओके स्विंग ट्रेडिंग के लिए? तो भाई मिनिमम अगर आपके पास 5,000 भी होगा तो भी चलेगा, तो भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को इंटैक्ट रखना बहुत ही ज़रूरी है। आरवीएनएल फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा स्टॉक है, लेकिन जब स्टॉक भाग चुका है तब आप यहाँ पर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है और साथ ही साथ स्मॉल कैप के साथ तो बहुत ही स्लो शेयर है। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत भाग चुका है, लेकिन जनरली इतना ये नहीं भागता है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि भाई चलो पड़ा रहेगा, 6 महीने तक हिलेगा नहीं, तो खरीदिए, वरना अवॉइड कीजिए। और इसमें ओएफएस भी कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। बाइंग लेवल्स ऑफ सीडीएसएल, शीला फोमेन, गैलेक्सी, सर्फिंग ट्रेड्स फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में तो फिलहाल सब भागता हुआ नजर आ रहा है और शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा फ्रेश पोजीशन बनाने से बचिए। लॉन्ग टर्म के लिए मेरा मानना है कि सीडीएसएल में आप खरीदारी कर सकते हैं। गैलेक्सी, सर्फिंग ट्रेड्स भी अच्छा स्टॉक है, वहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। शीला फोम की अगर बात करें तो थोड़ा मोट इन्वेस्टमेंट ठीक है, वरना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। एट वॉट लेवल बेक्टर फूड और एंटनी वेस्ट कैन बी एक्यूमुलेटेड? अब तक बेक्टर फूड हो या एंटनी, वहाँ पर ज़्यादा कॉन्सोलिडेशन हमें देखने को नहीं मिला है। और मेरा पर्सनली मानना है कि जब तक न्यूली लिस्टेड कंपनी में, जो भी नई लिस्ट कंपनी होती है, वहाँ पर जब तक कॉन्सोलिडेशन नहीं होता, मैं वहाँ पर बाइंग करना पसंद नहीं करता हूँ। तो जब भी आपने देखा होगा हैप्पीएस्ट माइंड्स में, केमकॉन में, दोनों में ही अच्छा खासा कॉन्सोलिडेशन आया तो हमें पता चला कि कौन से लेवल पर अच्छा सपोर्ट है, तो वहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं। अब तक इन दोनों स्टॉक्स में अभी तक बेस नहीं बना है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बाकी मर्जी आपकी है। प्लीज सजेस्ट इफ वी कैन बाय अवंती फीड, मेट्रोपोलिस, बजाज होल्डिंग, केमकॉन, हैप्पीएस्ट माइंड एट करंट मार्केट प्राइस। अवंती फीड्स, अवंती फीड्स, बजाज, अवंती फीड्स, केमकॉन और हैप्पीएस्ट माइंड्स, ये तीन मेरे हिसाब से अच्छे प्राइस पर चल रहे हैं, खरीदा जा सकता है। बजाज होल्डिंग के बारे में बात करें तो काफ़ी समय से कॉन्सोलिडेशन चल रहा है, खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, जैसा चार्ट में दिखाई दिया है उस हिसाब से हमें 5-10% का करेक्शन और दिखाई दे सकता है। अगर आप खरीदना चाहते हैं, जेन्युइनली इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अच्छा शेयर है, जितना भी करेक्शन है इसमें आप खरीदारी कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। मेट्रोपोलिस भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। 1800 पर हमने आपको सजेस्ट किया था, 1850 पर हमने आपको एक्चुअली सजेस्ट किया था, वहाँ पर हमने बाइंग की थी। अभी ऑलरेडी 5-10% तो ऊपर चल ही रहा होगा। 2000 का प्राइस भी लॉन्ग टर्म के लिए बुरा नहीं है। येस बैंक, फेडरल बैंक, इक्विटास, सिस, नेस्को, टाटा कंज्यूमर लॉन्ग टर्म के लिए कैसे हैं? तो लॉन्ग येस बैंक के बारे में बात करें तो ये तो भाई 3-5 साल के लिए भूल जाइए तो ही खरीदिएगा। इक्विटास बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक में एंटर करना है तो ये एक अच्छा बैंक हो सकता है। सिस मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है। नेस्को मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी कंपनी, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिन्हें स्मॉल कैप, क्वालिटी स्मॉल कैप में निवेश करना पसंद है, नेस्को और सिस उनके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। टाटा कंज्यूमर मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए बुरा शेयर नहीं है, क्योंकि कंपनी के एक्सपांशन के प्लान्स अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इसका वैल्यूएशन एफएमसीजी में सबसे ज़्यादा महंगा है और अभी करंटली तो भाई इसके फंडामेंटल बैकअप दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए करंटली मैं इसमें लॉन्ग टर्म निवेश ट्राई नहीं दूंगा। फेडरल बैंक भी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा बैंक है। नेक्स्ट है बेक्टर फूड एंड आईटीसी फॉर लॉन्ग टर्म, दोनों ही काफ़ी अच्छे स्टॉक है। व्हाट्स योर मोस्ट होपफुल माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक? तो स्मॉल कैप में मुझे फिलहाल नेस्को काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, साथ ही साथ जो अपना सिस है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो कि मैं आपको बार बार रेकमेंड करता रहता हूँ। एनी सजेशंस फ्रॉम मिड कैप आईटी फील्ड फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10 years विच कैन बी बॉट ऑन मंडे इटसेल्फ? तो फिलहाल मैं अगर कोई आईटी स्टॉक कोई भी कैटेगरी से नहीं खरीद रहा हूँ तो मैं आपको भी सजेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी ऐसा स्टॉक मैं आपको ऐसा सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा जो कि आप मंडे को ही खरीद सकते हैं। सर एचडीएफसी लाइफ का बाय प्राइस बता दीजिए और अबाउट इंडिया क्यों नीचे आ रहा है? एचडीएफसी लाइफ हमने आपको काफ़ी नीचे सपोर्ट 550 580 पर सजेस्ट किया था, फिलहाल तो काफ़ी दौड़ चुका है। मेरा हिसाब से ये 750 तक जा सकता है, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल तो 700 के ऊपर चल रहा है, तो वेट करना ही बेहतर रहेगा। अबाउट इंडिया के बारे में बात करें तो अबाउट इंडिया एक्चुअली नीचे नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिए। हमने जब से आपको सजेस्ट किया है 15,000 का लेवल, 15,500 का लेवल, यही सपोर्ट हमने आपको बार बार बताया है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस लेवल पर आप खरीदारी कर सकते हैं। अभी भी स्टॉक ने इस लेवल को नहीं तोड़ा है, तो स्टॉक एक्चुअली नीचे
नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें हमें टाइम बाउंड करेक्शन देखने को मिल रहा है। उसका मतलब है कि ये प्राइस करेक्शन नहीं हो रहा, प्राइस नीचे नहीं आ रहा, लेकिन टाइम ले रहा है, स्टॉक एक ही लेवल पर खड़ा है और टाइम निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। तो ये एक टाइम बाउंड करेक्शन है। स्टॉक बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कीजिए, पकड़ कर रखिए, पेशेंस चाहिए इसमें। कई लोग यहाँ पर इतना कॉन्सोलिडेशन चल रहा है तो निकल जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। बीपीसीएल को लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं क्या? इसमें रैली आएगी डिसइन्वेस्टमेंट की न्यूज़ के चलते। लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन डिस इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप खरीद रहे हैं तो ही खरीदिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। हाउ टू प्रेडिक्ट शेयर्स लाइक यू डू, तो मैं कोई शेयर्स प्रेडिक्ट नहीं करता। जितने भी मेरी स्टडी है टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के दम पर मैं थोड़ा सा जान लेता हूँ शेयर्स कौन सा ऊपर जा सकता है। तो आप भी टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट हमारी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेस्ट स्टॉक टू बाय सीरीज एंड कर दी क्या एवरी सैटरडे वाली? एंड नहीं किया, लेकिन अभी मार्केट ऊपर चल रही है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको ऐसा उत्तेजित नहीं करना चाहता कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। जब समय था, जब शेयर्स थे, जब अच्छे हमने शेयर्स खरीद भी लिए हैं। फिलहाल थोड़ा सा वेट करना चाहिए, एक बड़ा इवेंट आ रहा है बजट, तो उसका थोड़ा सा हमें सम्मान करना चाहिए कि क्या होगा बजट में, कुछ भूचाल भूचाल ना आ जाए। इसीलिए लोग जब ऑलरेडी मार्केट पॉजिटिव है तो और भी ज़्यादा पॉजिटिव करने के लिए बजट को कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना पड़ेगा, जिसके चांसेस कंपेरेटिवली हमें पास्ट के हिसाब से कम ही देखने को मिले हैं। इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ कर थोड़ा सा कैश हाथ में रखना फिलहाल मुझे बेहतर दिखाई दे रहा है। इसलिए ज़्यादा स्टॉक्स मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन जब भी कोई अच्छा स्टॉक आता है, स्टॉक स्पेसिफिक अगर कोई आपको अच्छे प्राइस पर मिलता है, तो मैं आपको रेगुलरली सजेस्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स में सजेस्ट करता रहता हूँ। विच लार्ज कैप स्टॉक्स करंटली अवेलेबल एट चीपर प्राइस? आईटीसी अभी काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, 200 रुपये का स्टॉक है, और साथ ही साथ इसका वैल्यूएशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स करना पड़ेगा। प्लीज़ गाइड मी अबाउट रिलायंस एंड टीसीएस परचेज। टीसीएस के बारे में हमने आपको ऑलरेडी Q3 के रिजल्ट्स में बता दिया है। रिलायंस में अभी फिलहाल ही हमने बताया आपको इसी वीडियो में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे आपके क्या व्यूज़ है फॉर लॉन्ग टर्म? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मेरे हिसाब से ठीक ठाक बैंक है, मैं इसे बहुत ही शानदार बैंक तो नहीं कहूँगा, इससे अच्छे कई बैंक्स हमें मिल जाती है। और फाइनेंस सेक्टर में मैं सेफ स्टॉक्स लेना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि फाइनेंस के जितने भी स्टॉक्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, खुद पर पूरा का पूरा उनका डिपेंडेंसी नहीं होता है। सपोज़ कि मैं एक लेन देन का काम का चला रहा हूँ, मेरी खुद की एक बैंक है, आपने मुझसे लोन लिया 50,000 का। अब मैंने आपको लोन तो दे दिया, लेकिन अगर आप उस 50,000 को ठीक से काम पर लगा पाएंगे, आप मुझे अपना इंटरेस्ट चुका पाएंगे, तो मैं कमाऊँगा। इसीलिए मैं आप पर डिपेंडेंट हो गया हूँ। इसीलिए मैं अच्छी कंपनीज के साथ रहना पसंद करता हूँ, जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड है, जैसे कि एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, ये सारे बेहतर है, वहाँ पर मैं पसंद करता हूँ। बंधन काफ़ी अच्छा है। छोटी बैंकों में अगर आप जाना भी चाहते हैं तो आपको बहुत ही सिलेक्टिव हो जाने की ज़रूरत है। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करें तो ओवरऑल ठीक ठाक बैंक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बड़े रिस्क टेकर है तो यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। एलएनटी क्या स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हैं? बजट में धमाका हो सकता है, तो बजट में धमाका हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए कि ऊपर के साइड ही धमाका होगा। कुछ भी हो सकता है मार्केट में। अगर एक्सपेक्टेशंस, अगर ठीक ठाक बजट भी आ गया लेकिन मार्केट को पसंद नहीं आया, तो मार्केट क्रैक कर सकती है, क्योंकि अभी अपसाइड के पोटेंशियल कितने हैं आप खुद सोच लीजिए। मार्केट इतनी ऊपर दौड़ चुकी है और अर्निंग्स अभी भी वो लेवल तक नहीं पहुंची है कि जस्टिफाई कर पाए कि 14,000 का यहाँ पर निफ्टी पहुंच चुका है। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिए। अभी जितनी भी अर्निंग्स हमें दिखाई दे रही है वो सबकी सब प्री कोविड लेवल पर पहुंची है, लेकिन मार्केट तो प्री कोविड लेवल को तोड़कर 10-15-20% ऊपर निकल चुका है। तो थोड़ा सा सोच समझने की जरूरत मुझे दिखाई दे रही है। बजट में धमाका हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी ग्रोथ बाकी है। ये गवर्नमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देती है, हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन ये सारी चीज़ें मार्केट एक्चुअली पहले से ही फैक्टर इन कर लेता है। आपने ध्यान दिया होगा तो 850 के लेवल से एलएनटी दौड़ रहा है, बीच में सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने को नहीं मिला है, 1350 तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो ऐसे में जो सारी अच्छी चीज़ें होती है या बुरी चीज़ें भी होती है, मार्केट पहले से उन्हें फैक्टर इन करता हुआ हमें नजर आ जाता है। I want to invest 70,000 at current market price. Which stock should I buy at current market price for 50% return within 1 year? तो मार्केट जब इतना दौड़ जाता है तब इसमें एक्चुअली 50% के रिटर्न्स के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, हम आपको रेगुलरली स्टॉक्स बताते रहते हैं। हम आपको टाइम होराइजन ये गारंटी नहीं दे सकते कि एक साल में आपको 50% के रिटर्न्स मिल ही जाएंगे। इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो निवेश कीजिए, वरना फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको 50% रिटर्न सिर्फ एक ही साल में चाहिए तो ये
साल थोड़ा सा हमें वॉलेटाइल दिखाई दे सकता है। एक तरफ से कोई भी अच्छी खासी अगर नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो मार्केट हमें नीचे जाता हुआ भी नजर आ सकता है, और जो सेंटीमेंट बना हुआ है वो पॉजिटिव बना हुआ है। इसीलिए मेरा मानना यही है कि हर एक निवेशक को लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो को कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए, लेकिन लम सम अमाउंट डालने से पहले 10 बार जरूर सोचना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, आई हैव M&M शेयर 200 शेयर्स एट 650 फॉर लास्ट 3 ईयर्स, प्लीज़ सजेस्ट मी व्हाट शुड आई डू। तो देखिए, जब आपने 3 साल पहले खरीदा था तब तो ऑटो सेक्टर परेशानी में था, तब गिर रहा था, अब तो रिवाइवल देखने को मिला है, तो आपका पेशेंस अब शायद यहाँ पर पेशेंस पे ऑफ होगा। और M&M अच्छी कंपनी है, ट्रैक्टर में मार्केट लीडर है, और आपको पता ही है कि रूरल इकोनॉमी कितनी रिवाइवल में चल रही है, ट्रैक्टर की डिमांड कितनी बढ़ रही है। 2022 तक ट्रैक्टर में बहुत ही पॉजिटिविटी रहने के चांसेस मार्केट एनालिस्ट बता रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको M&M को होल्ड करना चाहिए, और इसके जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए लॉन्चेस आ रहे हैं, थार आ रहा है, वो भी उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। सर, आई हैव ब्रॉट रिलैक्सो एट 615 रुपीज़, नाउ शुड आई बुक प्रॉफिट और होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए आए तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए आए तो प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। एंड बाइंग लेवल्स ऑफ HDFC लाइफ, इसके बारे में बात हो चुकी है। हेलो सर, मार्केट इज गोइंग अप एंड अप, इवन GTD ऑर्डर्स भी ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, शुड आई रिवाइज माई GTD ऑर्डर टू लिटिल मोर अपर लेवल्स। सेकंड, आई हैव 6 म्यूचुअल फंड्स, ओवर डाइवर्सिफाइड हो गया है, वांट टू एग्जिट 3 ऑफ देम, इज इट राइट टाइम टू एग्जिट और आई वेट फॉर मोर टाइम। अब देखिए, काफ़ी लोगों ने जब उनको लगा था कि मार्केट 10,000 पे आ गया है तो उन लगा कि अब मार्केट गिरेगा, तो उससे भी 40% ऊपर निकल चुका है। तो राइट टाइम तो कोई नहीं बता सकता। यहाँ पर अगर कोई राइट टाइम बता देता है तो या तो वो झूठा है या तो भगवान है। भाई अब सुन लीजिए, अगर आपको भगवान आ जाते हैं आपके सपने में तो आप यहाँ पर निकल सकते हैं। राइट टाइम तो आपको कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट अब ओवर वैल्यूड हो चुकी है तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और ऑलरेडी आपने ओवर डाइवर्सिफाइड कर लिया है तो मेरे हिसाब से समय अच्छा चल रहा है। आपको टॉप पर निकलने का मौका बहुत ही रेयरली मिल जाएगा। अगर आपका लक अच्छा रहेगा तो ही आपको टॉप पर निकलने को मिलता है या फिर बॉटम पर घुसने को मिलता है। इसीलिए मेरा मानना यही रहेगा कि अभी मार्केट ऊपर चल रही है, वैल्यूएशन भी थोड़े से ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं, और अर्निंग्स आएगी अच्छी तो भी इतनी अच्छी नहीं आएगी कि पी रेशियो को 38 से सीधा 28 कर दे। इतनी अच्छी अर्निंग्स आएगी ऐसी एक्सपेक्टेशन मैं तो पर्सनली नहीं रख रहा हूँ। बाकी मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मेरा मानना है, आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे तो अच्छा समय चल रहा है, तो पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे मार्केट से निकालने के बारे में सोच सकते हैं। टोटल कितने स्टॉक्स एक इंडिविजुअल के पास होने चाहिए और कितने स्टॉक्स के बाद कह सकते हैं कि ओवर डाइवर्सिफाइड हो गया है, वो तो कैपिटल पे डिपेंड करता है। कई बार आप 1 लाख के कैपिटल में 30-40 स्टॉक भर के रखते हैं तो वो तो भाई बहुत ही डाइवर्सिफाइड हो गया, ओवर डाइवर्सिफाइड हो गया, उसका तो कुछ मतलब नहीं बनता। और कई बार 1 लाख के पोर्टफोलियो में अगर आपने 5 स्टॉक्स रखे हैं तो बहुत हो गया, अगर 10 लाख के पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक्स रखे हैं तो वो बहुत ही कम हो गया। तो इसीलिए ये तो कैपिटल पे डिपेंड करता हुआ नजर आता है। योर व्यू ऑन अबाउट इंडिया, अबाउट इंडिया टाइम करेक्शन में चल रहा है, उसे टाइम बाउंड करेक्शन पे चल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, और अगर बाय चांस उसमें गिरावट देखने को मिले, 500-1000 रुपये और टूट जाता है, 14,000 के लेवल्स हमें देखने को मिल जाते हैं, तो डरने की बजाय उसे एक्यूमुलेट कीजिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए शानदार रिटर्न्स बनाकर देने वाला है। ऐसी सिचुएशन हमें दिखाई देती है क्योंकि इसकी जो ग्रोथ स्टोरी दिखाई दे रही है शानदार दिखाई दे रही है। एबॉट ऊपर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि अभी फिलहाल उसमें कोई ट्रिगर नहीं है, और जितनी भी इंडिया यानी कि एबॉट इंडिया या फिर सनोफी इंडिया, जो भी हमें ऐसी कंपनीज है जो कि MNCs है, जो कि बाहर काम करते हैं, जिनके स्टॉक्स बाहर लिस्टेड दिखाई देते हैं, अब उनके इंडिया की सब्सिडरी कोविड वैक्सीन में काम नहीं कर रही। एबॉट कोविड वैक्सीन में लगी हुई है लेकिन एबॉट इंडिया कोविड वैक्सीन में नहीं लगी हुई, इसीलिए ये शेयर ऊपर नहीं जा रहा। अब Q3 के रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो इसके लिए एक अच्छा ट्रिगर रहने वाला है। और बाकी तो डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा देता है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। अभी 15,000 का है, आप खरीद सकते हैं, बाद में शायद अगर 30,000 का हो जाएगा तो खरीदना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर, बर्जर पेन एंड कैम्प्स फॉर लॉन्ग टर्म, दोनों ही धमाकेदार शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए। हाय सर, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मेरे पोर्टफोलियो के सारे शेयर 52 वीक हाई पे हैं, तो मुझे और क्वांटिटी बाय करनी है, अभी बाय करूँ या थोड़ा करेक्शन का वेट करूँ? तो मेरे हिसाब से तो लमसम अमाउंट डालने से पहले तो आपको बजट का वेट करना चाहिए। बाकी जो भी आपकी सपोज थोड़ा थोड़ा इनकम आता रहता है, आप थोड़ा इन्वेस्ट करते रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं कि आपने सोचा है कि मेरी इनकम है इतनी, तो आप मार्केट में सपोज हर महीने 10,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो भी आपको बाय ऑन डिप्स पे अच्छा शेयर मिल जाता है कि चलो अपना ये रिलायंस गिर गया है इसको खरीद लो, वो सब ठीक है, थैंक यू, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लमसम पैसा डालने से आपको बचना चाहिए, करेक्शन का वेट करना चाहिए, एटलीस्ट टाइम बाउंड करेक्शन, एटलीस्ट बजट का तो वेट करना ही चाहिए।
मेरा HUL का एवरेज प्राइस 1300 है, शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, रहना चाहिए या किसी दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करें फॉर क्विक रिटर्न। तो देखिए HUL में आपने तो 1300 पे इन्वेस्ट किया है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी एक्चुअली ग्रो कर पा रही है, कंपनी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। 1300 से ऑलरेडी कितना 2600 कितना चल रहा है अभी प्राइस, 2500 400 के आसपास चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा इसमें हमें गेन देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। हर एक स्टॉक होना, हर एक सेक्टर का स्टॉक होना ज़रूरी होता है, और FMCG सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कि आपको बहुत शानदार रिटर्न्स बनाकर नहीं दे सकता, मल्टी बैग रिटर्न्स बनाकर नहीं दे सकता, लेकिन HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स आपको निफ्टी और सेंसेक्स से कई ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में दिखा देते हैं। ये दिखता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये शेयर्स अपने रेंज बदलते रहते हैं। कुछ दिनों तक HUL 2000 से लेकर 2300 तक चल रहा था, लेकिन अभी रेंज शिफ्ट हो सकती है, 2200 से 2500 पे चलेगा। अभी 6 महीने बाद ये 2400 से 2600 पे चलेगा। ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी सीढ़ी चढ़ता जाता है स्टॉक हमें लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर रखना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है। क्विक रिटर्न के मामले में अगर आप सिर्फ बैंकिंग में या सिर्फ केमिकल में डाल देंगे तो उसमें आपको रिस्क भी बढ़ जाएगा, इसलिए रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए HUL में बने रहिए। HDFC बैंक एट 920 फ्रेश बाय लेवल, अच्छे लेवल पर खरीदा है। जो क्वांटिटी खरीदी है उसे तो कंटिन्यू कीजिए ही। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मेरा मानना है 1300 के आसपास मिलता है, तो क्वांटिटी वापस आप बढ़ा सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मेरा पोर्टफोलियो साइज 70,000 जिसने 10 शेयर है, और इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए और शेयर ले सकता हूं क्या? स्विंग ट्रेडिंग के लिए कितना भी शेयर्स लो, वो पोर्टफोलियो से उसका कोई संबंध नहीं है। पोर्टफोलियो में आपने जो रखे हैं उसे साइड में रखिए, पोर्टफोलियो और स्विंग ट्रेड को मिक्स मत कीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 10 या 15 ले सकते हैं, लेकिन अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को हमेशा इंटैक्ट रखना चाहिए। यहाँ पर जो भी आपने टारगेट रखा है, आता है 5% है, निकल जाओ, आपको लगेगा ये तो ऊपर जा रहा है और ऊपर जाएगा, जाने दो जाने दो, ये सब मत करो। जो टारगेट रखा है निकल जाओ तो ही अच्छा रहेगा। माइंड सेट एकदम फिक्स होना चाहिए, कितना भी अच्छा शेयर हो। सपोज आपने कोटक महिंद्रा बैंक में भी क्यों ना स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, तो बस निकल ही जाना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो अलग बात है। थैंक यू सर, पिक माई क्वेश्चन। क्या आप ऐसा स्टॉक बता सकते हैं जो 5 ईयर्स में 5 टाइम्स होने का पोटेंशियल रखता हो? इट्स ओके इवन इफ 300% ग्रोथ विल कम 4th और 5th ईयर। तो आप तो हमारे मेंबर है, आपको पता ही होगा, हमने कल ही एक मेंबर्स ओनली वीडियो बनाया है जहां पर हमने डिस्कस किया है कि ये स्टॉक हमें अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। उस ऐसे स्टॉक्स में आपको रेगुलरली सजेस्ट करता रहता हूँ, तो आप वहाँ पर बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। सर इफ़ आई डाई देन व्हाट विल हैपन टू माई स्टॉक्स, वेदर ब्रोकर विल ट्राई टू रीच आउट माई फैमिली। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि ऐसा कुछ ना हो, कुछ ऐसा घटना घटे नहीं। अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो आपने नॉमिनी लिखवाया होगा जब शेयर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, नहीं लिखवाया तो नॉमिनी लिखवा लीजिए, तो ब्रोकर उन्हें कॉन्टैक्ट कर पाएगा, या फिर जो आपके रिलेटिव है वो ब्रोकर को कॉन्टैक्ट कर पाएंगे कि भाई साहब ये हमारे जो फैमिली मेम्बर है वो अब नहीं रहे हैं, तो उनके शेयर्स अब हमारे नाम पे शिफ्ट कर दीजिए, तो वो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती है। तो यही था क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।